नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सीलिंग हटी, अब एक मुश्त पूरा मिलेगा एरियर। जी, हिमाचल सरकार के कर्मचारियों के एरियर से जुड़ी एक अच्छी खबर है। वह सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश वाले मामलों में वेतन से संबंधी या अन्य एरियर का भुगतान करने के दिशा निर्देश तय किए हैं। बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशों के बाद कर्मचारियों के एरियर की बकाया राशि के भुगतान के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके अनुसार बकाया राशि के लिए चरणबद्ध भुगतान योजना की रूपरेखा तैयार की गई है। अब राज्य सरकार की तरफ से वर्ष 2012 से लगी सीलिंग हटाई गई है। बता दें कि राज्य सरकार में 2012 को तत्कालीन सरकार ने भुगतान को लेकर सीलिंग लागू की थी। इसे अब सरकार ने वापस ले लिया है। वह जनवरी 2012 में जारी किए गए आदेशों में वित्त विभाग ने एरियर के भुगतान के लिए सीलिंग लगा दी थी। एरियर के भुगतान को लेकर कुछ मामले हाईकोर्ट के समक्ष आए थे। हाईकोर्ट ने एरियर देने के आदेश जारी किए थे। वह सरकार ने फिर एरियर देने के लिए सीलिंग लगाई थी क्योंकि एक मुश्त पैसा देना कठिन हो रहा था। वहीं बाद में अदालत ने कहा कि एक मुश्त ही भुगतान करना होगा, जिस पर अब सीलिंग हटाने का फैसला हुआ है। बाढ़ में लापता लोगों की संख्या बढ़ी, फिर 45 पहुंचा आंकड़ा। अब तक 10 शव हो चुके हैं बरामद। जो पिछले 5 दिन पहले बादल फटने की हुई घटनाओं में लापता लोगों की संख्या 2 और बढ़ गई है। बता दें कि अब भी श्रीखंड में 2 लोगों के उसी दिन से लापता होने की जानकारी मिली है। इस तरह अब भी 6 जगह बादल फटने की घटनाओं के बाद 45 लोग लापता है। इनमें रामपुर के समेज में 36, बागीपुल में 5, मंडी के राजबन और कुल्लू जिले के श्रीखंड में 2 लोग लापता है। वहीं राजबन में अब तक 8 और कुल्लू के निर्मल में 2 लोगों के शव मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बोले, बिजली की शेड्यूलिंग से हर साल होगी 200 करोड़ की आय। जी, हिमाचल प्रदेश को विद्युत की शेड्यूलिंग और बेहतर लेखा प्रबंधन से प्रतिवर्ष लगभग 200 करोड़ रुपए की आय होगी। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत उत्पादन केंद्रों से मुफ्त विद्युत की शेड्यूलिंग और लेखा प्रबंधन को व्यवस्थित करने के लिए नई प्रक्रियाओं को स्वीकृति प्रदान की है। यह प्रक्रिया 9 अगस्त से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने रविवार को जारी बयान में कहा कि नई प्रक्रिया के लागू होने के बाद प्रदेश को सेक्टर की विद्युत परियोजनाओं से अपनी आधिकारिक बिजली के हिस्से को सीधे उत्पादन केंद्र से बस बार आधार पर बेचने का अधिकार प्राप्त होगा, जिससे विद्युत की सटीक शेड्यूलिंग और लेखांकन हो पाएगा। राजबन में सर्च ऑपरेशन के चौथे दिन मिला एक महिला और बच्ची का शव, 2 लोग अब भी लापता। जिला मंडी के पद्धर उपमंडल के राजबन गांव में चलाई जा रहे सर्च ऑपरेशन के चौथे दिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को 2 और शवों को तलाशने में सफलता मिली है। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि राजबन में 1 अगस्त को हुए हादसे में अब तक 8 लापता लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। हादसा होने के समय 10 लोग लापता हुए थे और 1 गंभीर घायल हुआ था। लापता 10 लोगों में से 8 के शव बरामद हो चुके हैं। आज ही 2 मृतकों यानी कि मानवी उम्र 3 माह और सोनम उम्र 23 वर्ष के शव बरामद हुए हैं। वहीं बता दें कि उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि अब केवल खुड्डी देवी और हरदेव लापता हैं। उन्हें ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। उनकी खोज तक सर्च अभियान जारी रहेगा। वहीं लापता लोगों की खोज के लिए एनडीआरएफ ने स्पिनर डॉग लगाए गए। वे भारी भरकम चट्टानों के बीच लापता लोगों के फंसे होने की आशंका को देखते हुए फ्लैश फ्लड में आई बड़ी चट्टानों को ब्लास्ट कर तोड़ा जा रहा है। घबराए नहीं, पंडो डैम के 5 गेट हुए फंक्शनल, अब पावर जनरेशन पर फोकस। जी हां, पंडो डैम के सभी 5 गेट फंक्शनल हो गए और अब प्रबंधन द्वारा पावर जनरेशन पर फोकस किया जा रहा है। बता दें कि भारी मात्रा में सिल्ट आने के कारण पंडो डैम के 2 गेट जाम हो गए थे, जिन्हें खोल पाना संभव नहीं हो पा रहा था। ऐसे में चंडीगढ़ से बीबीएमबी के चेयरमैन टेक्निकल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और इन्हें खोलने का कार्य शुरू हुआ। बता दें कि बीबीएमबी के मजदूरों और बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से बीती शाम को करीब 7 बजे डैम के गेट नंबर 2 को खोल दिया गया और यहां से पानी की निकासी शुरू कर दी गई है। देहरा में होगा राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह, सीएम करेंगे शिरकत। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू 15 अगस्त को देहरा में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। उनके अलावा जिला स्तरीय कार्यक्रमों में भी मंत्रियों की ड्यूटी तय की गई है। वह जिला स्तरीय कार्यक्रमों में राज्य विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया सोलन, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री शिमला, कर्नल धनराम सांडिल हमीरपुर, चंद्र कुमार ऊना, हर्षवर्धन चौहान लाहौर स्पीति के केलांग, जगत सिंह नेगी किन्नौर के रिकांगपिओ, रोहित ठाकुर चंबा, अनिरुद्ध सिंह नाहन, विक्रमादित्य सिंह कुल्लू, राजेश धर्मानी मंडी और यादविंद्र गोमा बिलासपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे।
समझ में लगाई जेसीबी, उतारे सेना के खोजी कुत्ते, लाइव डिटेक्टर डिवाइस से जिंदगी की तलाश। ये बादल फटने से बाढ़ की चपेट में आए समेज कस्बे से लापता लोगों का तीसरे दिन भी कोई सुराग नहीं लग पाया। वह करीब 250 जवानों का रेस्क्यू दल लापता लोगों की तलाश में जुटा है। वह शनिवार से जेसीबी मशीन और सेना के खोजी कुत्ते भी सर्च ऑपरेशन में लगाए गए हैं। वहीं मलबे के नीचे दबे लापता लोगों को ढूंढने के लिए लाइव डिटेक्टर डिवाइस का इस्तेमाल किया जा रहा है। वह गौर हो कि बुधवार देर रात को श्रीखंड में बादल फटने के कारण आई बाढ़ से समेज कस्बे में भारी तबाही मच गई थी। वह बाढ़ की चपेट में आने से करीब 27 मकान बह गए थे। इस आपदा में 4 प्रवासी मजदूर, ग्रीनको समेज परियोजना के 7 कर्मचारी, 22 स्थानीय लोगों सहित 36 लोग लापता हो गए। अब जिला प्रशासन ने मलबा हटाने के लिए अतिरिक्त 6 मशीनें मंगवाई है। वह जो रविवार से आपदा स्थल पर लापता लोगों की तलाश करेगी। वह परिजन भी तलाशी अभियान में जुटे रहे। वह बादल फटने से आए पानी और मलबे के कारण लापता लोगों को तलाश करना मुश्किल बना हुआ है। दुराना का सैनिक 26 साल का शुभम धीमान लेह में शहीद, अभी नहीं हुई थी शादी। जी हां, जवाली विधानसभा क्षेत्र की पंचायत ढोल के दुराना गांव के शुभम धीमान 26 साल की उम्र में शहीद हो गए। वह शुभम धीमान पुत्र स्वर्गीय रुमाल सिंह, जो कि 14 डोगरा रेजिमेंट में थे, वो वर्तमान में लेह में अपनी सेवाएं दे रहे थे। वह शुक्रवार शाम को लेह में अपनी ड्यूटी करते हुए गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण शहीद हो गए। शुभम धीमान अभी अविवाहित थे। वह अपने पीछे माता संतोष देवी, उम्र 53 साल और अपने बड़े भाई पंकज कुमार को छोड़ गए। वह शुभम धीमान का बड़ा भाई पंकज धीमान लखनऊ में प्राइवेट नौकरी करता है। वह शुभम धीमान के पिता भी आर्मी से रिटायर हुए थे। वह 1.5 साल पहले ही उनका देहांत हुआ है। इससे परिवार के ज्यादातर सदस्य आर्मी की पृष्ठभूमि से संबंधित रहे। वह शुभम धीमान 1.5 महीना पहले ही छुट्टी काट कर गया था। वह उसके चाचा कैप्टन सतीश धीमान व दूसरे चाचा सूबेदार मेजर रिटायर जोगिंदर धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कल रात को सेना की तरफ से दुर्घटना के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन शनिवार सुबह बेटे के शहीद होने की सूचना दी गई। वह सेना की तरफ से बताया कि पार्थिव शरीर रविवार को दोपहर 2 बजे तक गांव में पहुंच गया है। नई होम स्टे नीति के चलते पर्यटकों की जेब होगी ढीली, संचालक ले सकेंगे 5,000 तक किराया। जो होटलों के महंगे कमरों की अपेक्षा होम स्टे में सस्ती दरों पर पर्यटकों को कमरे मिलते थे। वह पर्यटन विभाग की ओर से होम स्टे में कमरों का शुल्क निर्धारित होता था। वह आमतौर पर होम स्टे में 1,000 रुपये न्यूनतम मूल्य पर कमरा मिल जाता था। अब प्रदेश सरकार की ओर से तैयार की जा रही नई होम स्टे नीति में होम स्टे संचालक होम कमरा 5,000 रुपये शुल्क पर दे सकेगा। मंत्रिमंडलीय उप समिति की ओर से नई होम स्टे नीति का निर्धारण किया जा रहा है। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनी होम स्टे नीति का दायरा बढ़ाकर शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग अलग किया जा रहा है। वह प्रदेश में इस समय 5,000 से अधिक होटल हैं, जो कि सरकार को कई तरह का शुल्क चुकाते हैं। 4 दिन बाद मलबे में दबी गाय मिली जिंदा, आपदा प्रभावित लोगों के खिले चेहरे, जगी उम्मीद। जी हां, जाको राख के सैया मार सके ना कोई, समेज गांव में यह कहावत एक बार फिर सच साबित हुई है। बता दें कि बुधवार रात को बादल फटने के बाद मची तबाही में मकान व गौशाला पूरी तरह ध्वस्त हो गए थे। गौशाला में एक गाय जिंदा दब गई थी। यह गाय खूंटे से बंधी हुई थी। वह 4 दिन बाद इसके जिंदा बचने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी। वह गाय के जिंदा मिलने से आपदा झेल रहे लोगों के चेहरे खिल उठे। वह मलबे के नीचे दबी गाय का सफल रेस्क्यू कर लिया गया। वह मलबे में दबे होने की सूचना रेस्क्यू टीम को रविवार को मिला। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने यहां पर ढूंढने का काम शुरू किया। वह बाहर निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए, जिसे कड़ी मशक्कत करने के बाद बाहर निकालकर उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। वह गाय की जांच भी की गई और उसे खाने को चारा भी दिया गया। वो ठीक है, डॉक्टर उसकी जांच कर रहे हैं। बाइक स्कूटी पर जा रहे बच्चों को भी पहनाना होगा हेलमेट। जानिए क्या है उम्र सीमा, पुलिस से बचने के लिए रखें आयु प्रमाण पत्र। जी, यदि आप बच्चे को स्कूटी या बाइक से कहीं ले जा रहे हैं तो स्वयं के साथ बच्चे को भी हेलमेट पहनाना होगा। 2 पहिया वाहन पर बैठने पर 4 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए भी हेलमेट पहनाना अनिवार्य कर दिया गया। प्रदेश सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें, हालांकि इस नियम का प्रावधान केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में पहले से है। अब प्रदेश सरकार ने भी इसे हिमाचल में लागू कर दिया है। परिवहन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इस नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा।
पशु चिकित्सा क्षेत्र में अतुल्य योगदान के लिए पालमपुर की बेटी को पुणे में मिला अवार्ड। जी, पालमपुर की बेटी डॉक्टर श्वेता सूद को पशु चिकित्सा में उनके अतुल्य योगदान के लिए इंडिया इंटरनेशनल पोल्ट्री एक्सपो 2024 में बेस्ट इन्फ्लुएंशियल फीमेल वेटरनेरियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। शनिवार को पुणे में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल पोल्ट्री एक्सपो 2024 के समापन समारोह में उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार पशु विज्ञान में अनुसंधान के माध्यम से पशुओं में बेहतर पोषण, पशु फीड की गुणवत्ता और पशुओं के स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अनुसंधान के लिए दिया गया है। सुन्नी डैम क्षेत्र में महिला का शव बरामद, पहचान के लिए किए जा रहे प्रयास। जी, सुन्नी में डैम क्षेत्र में चल रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान रविवार सुबह एक शव बरामद किया गया। सुबह 7 बजे स्थानीय लोगों को डैम के एक किनारे पर एक शव दिखा। इसकी सूचना सर्च ऑपरेशन में लगी टीम को दी गई। इसके बाद टीम ने शव को पानी से बाहर निकाला। वह शव एक महिला का है, जिसकी उम्र 20 से 25 वर्ष के करीब है। वह महिला की एक टांग शरीर के हिस्से के साथ नहीं है, इसके साथ ही सिर का ऊपरी हिस्सा भी नहीं है, लेकिन चेहरे पर काफी चोटें लगी है। वह महिला के कानों में टॉप्स हैं। रेस्क्यू टीम ने शव को CHC सुन्नी में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि एक शव सुन्नी में चल रहे सर्च अभियान में बरामद हुआ है। अभी इसकी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन प्रथम दृष्टिया से यह शव हाल ही का लगता है। वह अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। शव की पहचान का कार्य तीव्र गति से चला हुआ है। मैं इसके साथ ही कुल्लू प्रशासन को भी शव की पहचान हेतु सूचित कर दिया गया है। 3 फेज में होगा कांगड़ा एयरपोर्ट का भू अधिग्रहण। जी, हिमाचल की सबसे बड़ी एवं महत्वाकांक्षी परियोजना कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की प्रक्रिया की रफ्तार बढ़ने लगी है। वे प्रभावितों को तुरंत परेशान न होना पड़े, इसके लिए भू अधिग्रहण काम 3 फेज में होगा। वे पहले चरण में गगल बाजार से पीछे मांझी पुल तक भू अधिग्रहण की प्रक्रिया चलेगी। वे प्रदेश सरकार की ओर से 980 करोड़ की सेक्शन के बाद सेंक्शन 19 से क्लॉज 2 की डिक्लेरेशन होते ही मुआवजा राशि जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी। वे पर्यटन व सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण के चलते करीब 1200 परिवार विस्थापित होंगे। बैच वाइज टीजीटी की ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी। यह प्रदेश के स्कूलों में हाल ही में बैच वाइज भर्ती के आधार पर नियुक्ति हुए टीजीटी की ट्रेनिंग होगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने ट्रेनिंग का शेड्यूल वेबसाइट पर डाल दिया है। स्कूलों में पढ़ाने से पहले इन सभी शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। बता दें कि 21 अगस्त से ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होगा, जो कि 4 सितंबर तक चलेगा। प्रदेश के सभी डाइट केंद्रों में इन शिक्षकों की ट्रेनिंग होगी, जिसमें भाग लेना सभी के लिए जरूरी है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से इस बारे में सभी जिलों के डिप्टी डायरेक्टर को निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं डाइट केंद्रों के प्रिंसिपल को भी इस बारे में जानकारी दे दी गई है। सुबह 9 बजे से यह ट्रेनिंग शुरू होगी। 15 दिन की इस ट्रेनिंग सेशन में सभी शिक्षकों को बच्चों को पढ़ने के लिए नए तरीके और विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया जाएगा। इसमें टीजीटी आर्ट्स की ट्रेनिंग चंबा, मंडी, सिरमौर और शिमला के डाइट केंद्र में होगी। इसके साथ ही टीजीटी नॉन मेडिकल की ट्रेनिंग कांगड़ा, कुल्लू, सोलन और बिलासपुर के डाइट केंद्र में होगी। वहीं टीजीटी मेडिकल की ट्रेनिंग हमीरपुर, कुल्लू, सोलन और बिलासपुर जिला में होनी है। लापता लोगों की तलाश के लिए मैन पावर और मशीनरी बढ़ाई जाए। जिस सरकार बागीपुर में लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन तेज करे, इसके लिए मैन पावर और मशीनरी को बढ़ाया जाना चाहिए। यह बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आनी विधानसभा क्षेत्र के बागीपुर में रविवार को आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के दौरान कही। उन्होंने प्रभावितों का दुख दर्द बांटा। बागीपुर में बाढ़ के बाद कुल 9 लोग लापता हैं, जिनमें से एक शव बरामद किया जा सका। 3 दिन से ज्यादा समय बीतने के बाद भी बाकी लोगों का अभी पता नहीं चल पाया। लोग अपनों की तलाश में लगे हैं। श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान फंसे 250 श्रद्धालुओं को प्रशासन ने किया रेस्क्यू, अश्विनी कुमार का दावा। जिस श्रीखंड महादेव यात्रा में गए करीब 250 श्रद्धालु बादल फटने के दौरान रास्ते में फंस गए थे, जिन्हें प्रशासन ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। जाओ गांव के पास श्रद्धालुओं के वाहन सड़क क्षतिग्रस्त होने से फंसे हुए हैं, जिससे श्रद्धालु जाओ गाँव में होम स्टे होटल में रुके हुए हैं। श्रद्धालु सड़क कनेक्टिविटी बहाल होने के इंतजार कर रहे हैं। वहीं एडीएम कुल्लू अश्विनी कुमार ने कहा कि श्रीखंड महादेव यात्रा में गए करीब 250 श्रद्धालु वापस जाओ गांव लौट आए हैं। उनको कहा है कि बागी पुल में 7 लोगों में से एक व्यक्ति का शव मिला है। वह बाकी लोगों को ढूंढा जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोड बहाल होने के बाद श्रद्धालु अपने वाहनों को लेकर वापस लौटेंगे। जिन गाँव में कनेक्टिविटी बाधित हुई है वहां पर झूला पुल का निर्माण किया जा रहा है, ताकि ग्रामीणों तक राहत सामग्री और आने जाने की सुविधा हो सके।
सर्च अभियान जारी, लापता मां बेटी के मिले शव। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से हर तरह तबाही आ गई है। इस आफत के बाद कई घरों के घर बिखर गए और कई परिवार लापता हो गए। उनके सगी संबंधी उनकी तलाश में जुटे हुए हैं। इस आफत के बाद पद्धर के तेरंग गांव में कई लोग लापता हो गए। मैं लापता लोगों को ढूंढने के लिए सर्च अभियान चौथे दिन भी जारी है। मैं सर्च अभियान के दौरान रविवार को तेरंग में लापता मां बेटी के शव मिले हैं। मैं इससे पहले शनिवार को भी हादसे वाले स्थान पर एक महिला का शव बरामद हुआ था। अब तक करीब 8 शव बरामद हो चुके हैं। स्कॉलरशिप के लिए 31 तक एनपीएस पर करें आवेदन। जो नेशनल मिनस कम मेरिट स्कॉलरशिप के लिए विद्यार्थी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के लिए 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में विभाग ने सभी शिक्षण संस्थानों को पात्र विद्यार्थियों को अवगत करवाने को कहा है। केंद्र सरकार ने योजना के तहत नए और नवीनीकरण आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तय की है। हालांकि भारत सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार 1 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश से 832 नए और 2294 आवेदन नवीनीकरण के लिए मिले हैं। ऐसे में विभाग ने सभी संस्थानों को संबंधित आईएनओ को मामले में आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है। इसके बाद इसमें आवेदन की तिथि को नहीं बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय बजट पर झूठ बोल रहे कांग्रेस नेता, हिमाचल को मिले 10,352 करोड़ रुपये। जे प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है और यह संविधान से चलती है। भाजपा में मीडिया में बयान देने से किसी पर कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसमें लिखित शिकायत आती है और अनुशासन समिति के पास जाती है। उसके बाद ही किसी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है। यह प्रतिक्रिया रणधीर शर्मा ने सुजानपुर के भाजपा प्रत्याशी द्वारा दिए गए बयान पर पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर दी। उन्होंने कहा कि मीडिया में बयानबाजी बिल्कुल बंद हो तथा पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी काम करें। सिरमौर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की पदों पर होगी भर्ती, जाने क्या है आवेदन की अंतिम तारीख। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के 29 पद भरे जाएंगे, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 10 और सहायिका की 19 पद शामिल हैं। इच्छुक महिलाएं 12 अगस्त तक आवेदन कर सकती है। तय तारीख के बाद किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार 20 अगस्त को सुबह 10 बजे एसडीएम कार्यालय राजगढ़ में आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सभी दस्तावेजों के साथ समय पर उपस्थित होना होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा या समकक्ष निर्धारित की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि तक महिलाओं की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बता दें कि चयन को लेकर कुछ शर्तें निर्धारित की गई है। चयन के दौरान आवेदक के परिवार की आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक को आंगनबाड़ी केंद्र के लाभान्वित क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र से सर्वेक्षण रजिस्टर में उसका नाम दर्ज होना चाहिए। चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा, जबकि सहायिका को 5500 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। बादल फटने से अब तक 50 लोगों की मौत की आशंका। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश के 3 जिलों में बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है। उन्होंने कहा कि लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस घटना में करीब 50 लोगों के मार जाने की आशंका है। उन्होंने कहा कि आधिकारिक संख्या की घोषणा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही की जा सकती है। बाढ़ इतनी भीषण थी कि हिमाचल का समेज नाम का एक गाँव पूरा बह गया। आधिकारिक तौर पर इस घटना में अब तक 8 लोग मारे जाने की खबर है, लेकिन मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दावा किया है कि इसमें 50 लोगों के मारे जाने की आशंका है। हिमाचल पुलिस को मिली 25 हाईटेक बाइक, जाने किन जिलों में होंगी ट्रैफिक संचालन के लिए इस्तेमाल। हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवानों को अब पेट्रोलिंग करने में हाईटेक बाइक मदद करेगी। शिमला और नूरपुर की पुलिस अब ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हाई विजिबिलिटी वाली 25 बाइक का इस्तेमाल करेगी। आने वाले वक्त में अन्य जिलों में भी ऐसे ही बाइक चलाने की योजना शुरू होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शिमला के चौड़ा मैदान से इन नई 25 बाइकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि पुलिस के लिए गश्त, निगरानी, बचाव और इमरजेंसी प्रतिक्रिया उपकरण खरीदने के लिए लगभग 90 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। हिमाचल के लाहौल और स्पीति में बादल फटने से तबाही, 2 पुल बहे। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में बादल फटने से बड़ा नुकसान हुआ है। बादल फटने के बाद पानी के तेज बहाव में 2 पुल बह गए। जानकारी के मुताबिक मनाली लद्दाख रोड पर 2 अगस्त को बादल फटने से कुपाता ब्रिज और बेली ब्रिज को नुकसान पहुंचा है। दारचा सिंकू LA रोड 126 से RCC BRO के OOEC आशुतोष गाडेकर ने जानकारी देते हुए कहा कि 2 अगस्त को रात करीब 8:30 बजे बादल
फटा। इसमें एक बेली ब्रिज और नवनिर्मित पुल बह गया। मैं हमारी टीम काम कर रही है। हम 2 से 3 दिनों में रास्ता फिर से खोल देंगे। हम 2 से 3 दिनों में एक नया पुल बनाएंगे। हिमाचल में स्कूली बच्चों को सुरक्षा के लिए नए दिशा निर्देश जारी, सरकारी व निजी दोनों पर होंगे लागू। हिमाचल प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य स्कूली बच्चों को सुरक्षित और संरक्षित परिवहन सुनिश्चित कराना है। नए नियमों के अनुसार स्कूल बसें और टैक्सी 15 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ड्राइवर के पास भारी वाहन चलाने का 5 साल का अनुभव होना आवश्यक है और उनकी उम्र 60 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्कूल बस में एक कंडक्टर भी होगा जिसके पास वैध लाइसेंस और निर्धारित योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा स्कूली बच्चों को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों में उचित दरवाजा लॉक होना चाहिए और दरवाजे की कुंडी और ताले काम करने की स्थिति में होनी चाहिए। स्कूल बसों और टैक्सी में जीपीएस और टेम्पर प्रूफ स्पीड गवर्नर की फीडिंग भी अनिवार्य होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी जिला उप निदेशकों को निर्देश दिए हैं कि वे स्कूलों में जाकर इस मामले पर चेक करें और सुनिश्चित करें कि नए दिशा निर्देशों पर का पालन किया जा रहा है या नहीं। खनन गतिविधियों पर निगरानी होगी कड़ी, चक्की खड्ड मंड क्षेत्र में स्थापित होंगी चेक पोस्ट। अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए चक्की खड्ड तथा मंड क्षेत्र में चेक पोस्ट बनाई जाएंगी। इसके अलावा तीसरी आंख का भी यहां पहरा रहेगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शनिवार को नूरपुर के संयुक्त कार्यालय भवन के सभागार में प्रशासन, पुलिस तथा खनन विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के प्रति गंभीर है और इसके खिलाफ कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अवैध खनन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस कार्य में सम्मिलित लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। उन्होंने कहा है कि सीमांत जिला होने के कारण यहां अवैध खनन के मामले अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इस दौरान उन्होंने प्रशासन, पुलिस, खनन विभाग समेत सभी संबंधित विभागों को अवैध खनन में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। बैठक में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए त्वरित उपायों और दीर्घकालिक योजनाओं पर भी चर्चा की। कानूनगो को पटवारियों ने स्थगित किया सामूहिक अवकाश, कहा इस वक्त प्रदेश को हमारी जरूरत। हिमाचल प्रदेश संयुक्त कानूनगो और पटवार संघ की तरफ से 6 और 7 अगस्त को प्रस्तावित सामूहिक अवकाश को स्थगित कर दिया गया है। शनिवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। संघ का कहना है कि प्रदेश इस समय आपदा के बुरे दौर से गुजर रहा है। ऐसे में प्रदेश के लोगों की जरूरत का ध्यान रखते हुए हम अपने सामूहिक अवकाश को स्थगित करते हैं। वहीं संघ से सरकार से उनकी मांगों की तरफ ध्यान करने की अपील की है। शनिवार को ऊना जिला मुख्यालय पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष सतीश चौधरी की अगुवाई में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार और अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी जुटे। इस मौके पर जहां संघ की समस्याओं को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में बरसात के चलते चल रही त्रासदी को देखते हुए सामूहिक अवकाश को फिलहाल स्थगित करने का फैसला लिया गया है। अब होगी फाइनेंशियल बिडिंग। इलेक्ट्रिक बस खरीद के लिए अब फाइनेंशियल बिडिंग की जाएगी। 6 कंपनियों ने टेंडर में हिस्सा लिया है, जिसमें से किसी एक को चुना जाएगा। फाइनेंशियल बिड के लिए HRTC तारीख देगा। बताया जाता है कि टेंडर के लिए 2 दिन का समय और बढ़ाया गया था। पहले 1 अगस्त को टेंडर की आखिरी तारीख रखी गई थी, जिसे बढ़ाकर 3 अगस्त किया गया था। और अब जिन कंपनियों ने टेंडर में हिस्सा लिया है, उनमें से पहली 3 कंपनियों को फाइनेंशियल बिड के लिए बुलाया जाएगा। माना जा रहा है कि इसी महीने कंपनी का चयन कर उसे ऑर्डर दे दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम 327 बसों की खरीद करने जा रहा है। इस बस खरीद में अभी करीब 1 साल का समय लगेगा। इसके लिए अभी 11 महीनों का समय दिया गया है, जिसमें बसें आएंगी और ट्रायल भी इसी अवधि में होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों के लिए यह बड़ा ऑर्डर है। हिमाचल प्रदेश में परिवहन निगम के बेड़े को इलेक्ट्रिक बसों से बदलने की कवायद चल रही है। यहाँ पर सरकारी महकमों में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल ही रखे जाएंगे, जिस पर भी काम चल रहा है। नए जितने भी वाहन सरकार लेगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे। 94 गाड़ियां जल्द ही ले ली जाएंगी। वहीं HRTC भी इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा तैयार कर रहा है, जिसके पास 1 साल बाद 327 नई बसें होंगी। इतनी बसें चलाने से निगम को और अधिक फायदा होगा।
हिमाचल में इस जगह फिर फटा बादल, गांव के बीच आई बाढ़। लाहौल स्पीति जिले के काजा उपमंडल में रविवार को बादल फटने की घटना सामने आई है। यहां चिचम नाले में बादल फटने के बाद बाढ़ आई है। मैं एसडीएम काजा अमरिंदर सिंह ने बताया कि रविवार शाम 5:30 बजे चिचम नाले में अचानक बाढ़ आ गई। यह नाला चिचम गाँव के बीच में है। मैं शुरुआती जानकारी के मुताबिक घटना में 1 या 2 वाहनों के नाले में बहने की सूचना मिली है। राजस्व और पुलिस की टीमों को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। फिलहाल बाढ़ आने से हुए नुकसान की जांच की जा रही है। मैं एसडीएम ने बताया कि स्थानीय लोगों से पता लगा है कि नाले में बाढ़ आने से एक कार बह गई है। मैं इसके अलावा नाले के किनारे बने मकानों को तत्काल खाली करवाने के निर्देश दिए गए हैं। बिना सोचे समझे शुरू की गई थी हिम केयर योजना, निजी अस्पतालों के थे अलग अलग रेट। हिमाचल में सीएम सुखविंदर सुक्खू की सरकार ने हिम केयर योजना को लेकर व्यवस्था परिवर्तन किया है। वे प्रदेश भर में सरकारी क्षेत्र में सेवाएं दे रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को अस्पतालों में एडमिट होने पर हिम केयर सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। बता दें कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की 118वीं जयंती के अवसर पर मीडिया से बातचीत में सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा, सरकारी क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार इलाज करने पर रिफंड देती है। ऐसे में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को हिम केयर में लाने की जरूरत नहीं है। वह सीएम सुक्खू ने कहा कि बीजेपी सरकार में हिम केयर योजना बिना सोचे समझे शुरू की थी, जिसमें सुधार की जरूरत थी। वह हिम केयर योजना को बंद नहीं किया गया, वह बल्कि प्राइवेट अस्पतालों के साथ इम्पेनलमेंट को बंद किया है। वह सीएम ने कहा कि कुछ प्राइवेट अस्पतालों में इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई कि एक निजी अस्पताल में हर्निया का ऑपरेशन 25,000 रुपये में हो रहा था, तो किसी दूसरे निजी अस्पताल में हर्निया का ऑपरेशन करने पर 1 लाख रुपये का बिल थमाया जा रहा था। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को हिमाचल के किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।